कार साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य खबर कोरोना से ही करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताऊं तो आज समीक्षा करेंगे दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र पर ही, क्योंकि एक दो नाम ऐसे और आ रहे हैं दोस्तों जो कि विधानसभा चुनाव अभी 2023 में है, उसके लिए 2 वर्ष का समय बाकी है। लेकिन भादरा में दोस्तों एकाएक चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ चली है, तो इसको लेकर हम आज एक बार फिर चुनाव पर ही बात करेंगे। तो दोस्तों भादरा आसपास खबरें और मौसम का मिजाज और मंडी के भाव भी आपको बताएंगे। मैं जल्दी से आपको कोरोना की खबर के लिए ले चलता हूं। दोस्तों आज सबसे ज़्यादा कोरोना के जो भारत में मामले आए हैं वो 90,928 दोस्तों सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तेजी के। आज जिस प्रकार से इसमें जरूर दोस्तों ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, जो बताया जा रहा था कि बहुत तेजी के साथ ये संक्रमण फैलता है दोस्तों, वो फैल रहा है। और मात्र 90,988 मामले आने के बावजूद भी 325 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जो कि दोस्तों 5-6 हजार जो मामले आ रहे थे उस समय भी 300 साढ़े 300 का मौत का आंकड़ा था। तो मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब जरूर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो तेजी के साथ देश में फैल रहा है। और ये तीसरी लहर शुरू हो चुकी है दोस्तों, इसमें कतई दो राय नहीं है। और सभी विशेषज्ञों ने इस चीज़ की पुष्टि भी की है। और भारत सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार दोस्तों गाइडलाइन और सभी राज्यों को सतर्कता के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज महाराष्ट्र में 26,538 मामले आए हैं, मात्र 8 लोगों की मौतें हुई है। केरल में अभी भी दोस्तों डेल्टा के मामले ज्यादा है। इसका उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं कि केरल में आज 4,801 मामले आए हैं, महाराष्ट्र से बहुत कम, लेकिन 258 लोगों की मौतें हुई है केरल में अकेले में। और तमिलनाडु में 4,862 मामले आए हैं, लगभग केरल के बराबर तमिलनाडु में, लेकिन तमिलनाडु में मात्र 9 लोगों की मौतें हुई है। जबकि दिल्ली में 10,665 मामले आए हैं और 8 लोगों की मौतें हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो बहुत तेजी के साथ अब भारत में पांव पसारने लगा है। और दोस्तों कर्नाटक में 4246 2 लोगों की मौतें हुई है, गुजरात में 3350 और वहां से मात्र 1 व्यक्ति की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 2036 से किसी की मौत नहीं हुई। वेस्ट बंगाल में 14,022 मामले आए कोरोना के, लेकिन 17 लोगों की मौतें होने के भी समाचार है। दोस्तों राजस्थान में 1883 मामले आए हैं, 2 लोगों की राजस्थान में मौत हुई है। और पंजाब में 1796 मामले आए हैं, 4 लोगों की मौतें हुई है। हरियाणा में 2146 मामले हैं, किसी की मौत नहीं हुई। उड़ीसा में 1216 मामले आए हैं और 2 लोगों की मौतें हुई है। और बिहार में भी 1659 मामले आए हैं और किसी की मौत नहीं हुई। तो ये कोरोना का ग्राफ है दोस्तों। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौतों का अनुपात बहुत कम है, लेकिन संक्रमण दर जो है वो तेजी के साथ फैली है, तेजी के साथ बढ़ी है। और देखते ही देखते दोस्तों 1 लाख तक मामले आ चुके हैं। जब दूसरी लहर थी उसमें डेल्टा वायरस का कहर ज्यादा था और मौतों का ग्राफ ज्यादा था, तो उस समय मैक्सिमम अधिकतम जो देश के मामले थे दोस्तों 4 लाख तक ये आंकड़ा रोजाना 24 घंटे में पहुंच चुका था। लेकिन अभी भी हम अगर देखें तो 1 लाख के करीब हम पहुंच चुके हैं संक्रमण दर में। तो कहने का मतलब तीसरी लहर जो है वो तेजी के साथ अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों राज्यों ने भी लगाम लगानी शुरू कर दी है। कहीं दिल्ली जैसे प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है, तो राजस्थान में दोस्तों रात्रि को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, जिसको जन अनुशासन कर्फ्यू कहा जाता है। और दोस्तों राजस्थान सरकार ने एक नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है दोस्तों, उसके बारे में आपको जल्दी से विस्तार से बताऊं तो 5 जनवरी को ये कोरोना गाइडलाइन कल जारी की गई। और दोस्तों इसमें प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान पर तत्कालीन रूप से रोक लगा दी है, स्थगित कर दिया गया है उसको आगामी आदेश तक के लिए। और दोस्तों प्रदेश में रोजाना रात्रि को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा दोस्तों सभी सरकारी निजी शिक्षण और कोचिंग गतिविधियों को एक प्रकार से बंद कर दिया गया है 17 जनवरी तक। तो इसमें भी आगामी आदेश तक इसके ऊपर समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कार्यालयों में 50% की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। उन कार्यालयों में, जिन सरकारी कार्यालयों में
दोस्तों सोशल डिस्टेंस बनाए रखना संभव नहीं है। उन कार्यालयों में 50% की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई और उन कार्यालयों में ये लागू नहीं है जहां जो कर्मचारी है वो सोशल डिस्टेंस बनाकर रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों ये आदेश जो है वो 7 जनवरी से, आज 6 जनवरी है, कल से ये जो आदेश है वो प्रभावी होने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आज 6 जनवरी का समय है। 6 जनवरी को क्या खास है इसके ऊपर जल्दी से हम नज़र डालते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कवि दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन दोस्तों आज ही के दिन 6 जनवरी को 1885 को हुआ था। ये खास दिन है और कपिल देव जो क्रिकेट के ऑलराउंडर, विश्व के क्रिकेट में श्रेष्ठ ऑलराउंडरों में शुमार है और 1983 का विश्व कप विजेता भारत को क्रिकेट में बनाया था, कपिल देव ही उस समय टीम के कप्तान थे। और दोस्तों उनका आज जन्मदिन है। आज ही के दिन 1959 में उनका जन्मदिन हुआ था, उनका जन्म हुआ था और जन्मदिन मनाया जाता है। और दोस्तों ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान का जन्म भी आज ही के दिन 1966 को हुआ था। तो इसके अलावा दोस्तों 1989 को आज ही के दिन इंदिरा गांधी की जो हत्या की थी, उनके जो अंगरक्षक थे, जो हत्यारे थे दोस्तों 2 सतवंत सिंह और केर सिंह, उनको आज ही के दिन फांसी दी गई थी 6 जनवरी को दोस्तों। इसके अलावा ब्रेल लिपि के जो जनक है दोस्तों, जो अंधे लोग हैं, बहरे जो लोग हैं दोस्तों, उनके लिए जो ब्रेल लिपि बनाई थी, उनका आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने। ये फ्रांसीसी लेखक है दोस्तों। उनका आज ही के दिन दोस्तों 1852 में निधन हुआ था। तो इसके अलावा दोस्तों ओमपुरी जो फिल्मी अभिनेता है, उनका भी आज ही के दिन 2017 में निधन हुआ था, तो उनकी भी पुण्यतिथि है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों का रुख करते हैं। आज कल दोस्तों कोरोना जागरूकता रैली भादरा कस्बे में निकली थी और कल दोस्तों जिस प्रकार से दिन भर बरसात का आलम रहा था और देर रात तक 10-11 बजे तक ये बरसात का सिलसिला दोस्तों रुक रुक कर जारी रहा था, उसके चलते पूरे बाजार में कीचड़ का आलम हो चला था। और दोस्तों बारिश जो है वो बहुत कम हुई थी। हनुमानगढ़ जिले का भी अगर आंकलन करें तो हनुमानगढ़ जिले में सबसे कम बारिश अर्थात लगभग 10 मिलीमीटर बरसात भादरा में रिकॉर्ड दर्ज की गई थी, तो वो भादरा में हुई थी। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको सबसे ज़्यादा जिले में बारिश वाला स्थान बताऊं तो संगरिया में 41 मिलीमीटर बरसात हुई थी और हनुमानगढ़ में लगभग 30 मिलीमीटर के करीब बरसात हुई थी। और आसपास सभी क्षेत्रों में बरसात हुई है दोस्तों। टिब्बी में 36 मिलीमीटर बरसात हुई, जबकि पीलीबंगा में 33 और रावतसर में 28 और नौर में भी 19 मिलीमीटर तक बरसात हुई थी। लेकिन भादरा में सबसे कम जिले में 10 मिलीमीटर बरसात हुई थी। और लेकिन ये भी पर्याप्त है, किसानों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि सरसों और चना की फसलों में दोस्तों इसको मावट के रूप में किसान देख रहे हैं। तो क्षेत्र के किसान बहुत खुश हैं। आसपास सुरू जिला और हनुमानगढ़ जिले में अच्छी बरसात हुई है, कहीं हेवी और कहीं कम बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों का रुख करें तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कोरोना जागरूकता रैली कल निकाली गई थी प्रशासन द्वारा दोस्तों। इसमें निर्देश दिए गए थे लोगों को मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए, और रात को 11 से जो सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है उस दौरान बाहर ना निकलने के लिए भी प्रशासन द्वारा जो है हिदायत दी गई नागरिकों को। और इस जागरूकता रैली का नेतृत्व दोस्तों SDM महोदया शकुंतला चौधरी द्वारा किया गया दोस्तों। उनके नेतृत्व में ये रैली थी और इस रैली में दोस्तों DSP सुनील झांझड़िया के अलावा तहसीलदार जय कौशिक, थाना अधिकारी रणवीर साई और जो रणजीत ढाका है ब्लॉक CMHO उपखंड भादरा के दोस्तों सहायक अभियंता मेघराज सिंह, और इसके अलावा स्वास्थ्य निरीक्षक दोस्तों सुनील वर्मा आदि अनेकों थे और कुछ नागरिक भी इसमें रहे हैं। और मूर्ति चौक से अम्बेडकर चौक, हिसार बस स्टैंड होते हुए सभी बाजारों में ये होते हुए पुनः वापस पुलिस थाना परिसर क्षेत्र में पहुंची थी। तो ये कोरोना जागरूकता रैली कल निकाली गई, जिसमें निर्देश दिया गया, एक संकेत दिया गया, लोगों को संदेश दिया गया कि कोरोना की लहर दोबारा लौट आई है और आप जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करते हुए खुद स्वस्थ सुरक्षित रहे और अपने
घर वालों को, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। तो दोस्तों अन्य खबर का जिक्र करें तो कल एक हनुमानगढ़ में दोस्तों जिला परिषद की साधारण सभा की एक बैठक हुई और वो उस बैठक का चर्चा हम दोस्तों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बैठक में हनुमानगढ़ जिले के लगभग सभी विधायकों ने भी भाग लिया था और जो जिला परिषद सदस्य होते हैं दोस्तों वो इस बैठक में मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों सभी विधायकों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी इसमें आवाज़ उठाई गई। दोस्तों इस बैठक का जिक्र करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें हनुमानगढ़ जिले से संबंधित लगभग सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और इसमें अनेक मुद्दों पर दोस्तों पानी की, नशे की प्रवृत्ति को लेकर, अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर आदि अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा दोस्तों भादरा विधायक बलवान पुनिया भी इस बैठक में उपस्थित थे और भादरा विधायक बलवान पुनिया ने दोस्तों जो हरियाणा से मिलने वाला पानी है उसके शेयर में कटौती करने पर दोस्तों एक प्रकार से रोष व्यक्त किया गया था और किसानों की एक प्रकार से बारियां पिट रही है जिसको लेकर जिसका हवाला बलवान पुनिया द्वारा दिया गया। और दोस्तों 500 क्यूसेक सिंचाई पानी जो है शेयर करने की बात थी लेकिन 400 क्यूसेक पानी शेयर करना तय किया गया और उसमें भी दोस्तों कम पानी दिया जा रहा है। ये हरियाणा की मनमानी जो है उसको लेकर विधायक बलवान पुनिया ने आवाज उठाई और उसके ऊपर ठोस कदम उठाने की बातें की गई। दोस्तों इसके अलावा बलवान पुनिया ने एक मांग और उठाई, सरस दूध की जांच कराने के लिए। दोस्तों जो गाड़ियां आती हैं सरस दूध को लेकर गाँव में दोस्तों उनकी जांच कराने की। दोस्तों बड़े पैमाने पर क्षेत्र में मिलावटी दूध का जो कारोबार है वो किया जा रहा है दोस्तों। इस लिहाज से भी ये बातें जो है दोस्तों इसकी जांच आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों जो खुला दूध है जो गांव में डेयरियों में बिकता है दोस्तों वो भी बड़ी संख्या में हमारे पास शिकायतें आ रही है। जो डेयरी है दोस्तों वो घर में जो दूध एक प्रकार से पाउडर का घोलकर जो डुप्लीकेट जो मिलावटी दूध होता है दोस्तों वो बनाकर डेयरियों में बेचा जा रहा है, ऐसी शिकायतें भी आ रही है। तो दोस्तों विभाग को इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। और एक इसमें दोस्तों जो पानी की टंकियों पर चढ़कर किसान या अन्य पीड़ित लोग जो है वो एक प्रकार से माहौल में जो है वो एक प्रकार से अलग से जो चीज़ है मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों आपको, जो माहौल खराब होता है उससे और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस पर सवालिया निशान उठते हैं और पूरे क्षेत्र की जनता की नज़रें दोस्तों जो पानी की टंकी पर चढ़ते हैं पीड़ित उनकी तरफ लग जाती है। तो दोस्तों उन पर अंकुश लगाने के लिए जो है इसमें जोर शोर से आवाज़ बुलंद की गई जिला परिषद की हनुमानगढ़ में हुई बैठक में। और दोस्तों एसपी महोदय द्वारा पानी पर जो पानी की टंकी पर चढ़ने वाले लोग हैं दोस्तों उनके ऊपर सख्ताई से कार्रवाई करने की बात भी कही और साथ में सभी जिले के नेताओं को हिदायत दी कि ऐसे मामलों में आप कतई इसमें जो है दखल ना दे, ऐसे मामलों के लिए फोन कतई ना करें। तो दोस्तों इस प्रकार के ये बैठक हुई। दोस्तों आज हमने बताया आज हम राजनीतिक विषय पर समीक्षा करने वाले और मंडी का भाव भी आपको बताएंगे। तो अब चर्चा करते हैं दोस्तों उस राजनीतिक विषय पर समीक्षा की। तो दोस्तों समीक्षा हम इसलिए कर रहे हैं आज क्योंकि कुछ नाम और चुनावी दंगल में कूदने के समाचार हमारे पास से प्राप्त हुए हैं और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे दोस्तों एसपी सिंह का, क्योंकि सुरेश चौधरी की 1 जनवरी को जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी जन चेतना भवन में, तो दोस्तों उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं था और हम आपसे वादा करते हैं 2 या 3 दिनों में हम इसके ऊपर से पर्दा उठाएंगे कि सुरेश चौधरी दरअसल कांग्रेस की टिकट के लिए मैदान में आगे अपना चेहरा कर रहे हैं या फिर एसपी सिंह। दोस्तों इसको लेकर हम ज़रूर इसके ऊपर पर्दा जो पड़ा है वो पर्दा हटाने का प्रयास करेंगे और लोगों में भी दोस्तों उत्सुकता इस चीज़ को लेकर है क्योंकि प्रमुख कैंडिडेट दोस्तों कांग्रेस की टिकट को लेकर ये बढ़िया परिवार या फिर जयदीप टूडी है और या फिर तीसरी अगर कोई पार्टी आप कहें तो वो है स्वयं बलवान पुनिया विधायक
कांग्रेस की टिकट के दावेदार। तो इस प्रकार कांग्रेस की टिकट के ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें रहने वाली है कि किसको मिलती है कांग्रेस की टिकट, क्योंकि दोस्तों इसमें इन चेहरों पर जैसा मैंने नाम बताया, इनमें से किसी एक को जैसे ही टिकट मिलती है दोस्तों, उसके अनुसार भादरा में समीकरण और फैक्टर लागू होकर जो अन्य टिकट के ऊपर दावेदार खड़े हैं या निर्दलीय खड़े हैं, तो वो समीकरण जो तस्वीर जो है वो धुंधली जो होगी वो छटके और तस्वीर कुछ साफ लोगों के सामने नजर आएगी। तो ये जरूरी है कि कांग्रेस की टिकट किसके खाते में जा रही है, किसको मिल रही है, ये देखना बहुत अहम हो जाता है। तो एसपी सिंह दोस्तों आजकल स्कूल कॉलेजों में जो है जाकर उनके स्टाफ से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। ये दरअसल हमारे पास सूचना आई है और पिछले 2-3 दिनों से लगातार एसपी सिंह जो पूर्व जिला कलेक्टर हैं वो भादरा की राजनीति में मशगूल दिखाई दे रहे हैं और संभवतः अपनी चुनावी तैयारियों में लगे और अपनी तैयारियों के तहत ही इन स्कूल कॉलेजों में उनका जाना हो रहा है। तो इसमें कतई संदेह नहीं है। तो इस चीज़ का हमें आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन इस चीज़ को लेकर एक सवाल जो है आपके मन में भी होगा, वो जरूर उठना स्वाभाविक भी था कि डॉक्टर सुरेश चौधरी को दरअसल टिकट मिल रही है या फिर एसपी सिंह को, या इनकी तरफ से मांग किसकी मांग हो रही है। क्योंकि जो 1 जनवरी को बैठक हुई थी नए साल पर दोस्तों स्नेह मिलन के रूप में, उसमें कतई ये स्पष्ट इन बढ़िया बंधुओं द्वारा नहीं किया गया। तो हम आपको इसके बाबत जरूरी 2-4 दिनों में ये क्लियर करके आपको बताएंगे। तो ये जरूर है कि बढ़िया परिवार जो है कांग्रेस की टिकट में अग्रणी भूमिका निभाने जा रहे हैं और इनमें से किसको टिकट मिलती है ये देखने वाली बात है। इसमें जयदीप डूडी दूसरी एक बड़ी पार्टी है जो टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं और दोस्तों लगातार भिरानी से भी उन्होंने ताल ठोकी थी और स्वर्गीय चौधरी लालचंद डूडी की जो पुण्यतिथि थी दोस्तों, वहाँ भी जयदीप डूडी और संदीप डूडी दोनों भाइयों ने मिलकर घोषणा की थी चुनाव लड़ने की। तो ये लगातार घोषणा जो की थी उसके ऊपर खरे उतरने और गाँव में जनसंपर्क अभियान में डूडी परिवार जो है जोर शोर से लगे हैं। देखने वाली बात है कि डूडी परिवार में जो शोभा सिंह डूडी है दोस्तों, जयदीप डूडी की काकी, तो दोस्तों उनका क्या रुख रहता है, पीपी सिंह डूडी जो उनके चाचा हैं उनका क्या रुख रहता है इस मामले में, क्योंकि वो भी सुना जा रहा है कि कांग्रेस की टिकट की दौड़ में अपने आप को खड़ा करेंगे और उसके बाद में वो क्या करते हैं, वो अगर टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, पीछे तो देखने में नहीं आया, चर्चाएं जरूर हर बार होती हैं, वो देखने वाली बात जरूर है दोस्तों। इसके अलावा बलवान पूनिया एक बहुत बड़ा नाम दोस्तों कांग्रेस की टिकट की दौड़ में माना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस की टिकट उनकी पहुंच से कोई बहुत ज़्यादा दूर है ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि जिस प्रकार से अशोक गहलोत के साथ बलवान पूनिया के संपर्क है, संबंध है और जिस विकट परिस्थितियों में बलवान पूनिया ने अशोक गहलोत सरकार की मदद की है, ये ऋण उतारने के लिए भी संभवतः हो सकता है ये भादरा की टिकट जो है वो यहाँ बलवान पूनिया को दी जा सकती है या दे सकते हैं। तो ऐसा भी है। और दूसरी बात दोस्तों, जो 2 पावर जोन बने हैं कांग्रेस में प्रदेश संगठन के स्तर पर अगर हम चर्चा करें सचिन पायलट व अशोक गहलोत के रूप में, तो दोस्तों अगर कहीं बागडोर सचिन पायलट को मिलती है, उनके हाथ में बागडोर अगर आती है, या फिर ये जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है इसमें विशेषकर भादरा का जो फैसला है टिकट का, वो अगर सचिन पायलट करते हैं उनके कार्य क्षेत्र में, अगर ये पावर क्षेत्र में दिया जाता है क्षेत्र, तो दोस्तों यहाँ समीकरण कुछ और होंगे। बलवान पूनिया यहाँ टिकट नहीं पा सकते और यहाँ फिर दोस्तों जयदीप डूडी को भी टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि जयदीप डूडी को भी अशोक गहलोत के नज़दीकियों में माना जाता है। फिर यहाँ दोस्तों एक नया नाम जो कि नया चेहरा होगा संदीप ढूकिया का, उनका नाम सबसे पहले पायदान पर हम मानकर चलते हैं, क्योंकि वो सचिन पायलट के बेहद खास है। उसके बाद में बढ़िया परिवार से भी कोई नाम हो सकता है, क्योंकि इनकी आपस में दूरियां नहीं हैं, उनका सामंजस्य कुछ हमें नजर आता है। तो यहाँ ये भी हो सकता है दयानंद बेरवाल भी है, वो भी अपनी टिकट की मांग करेंगे। तो शोभा सिंह डूडी है ही दोस्तों। अजीत बेनीवाल जो भीम सिंह बेनीवाल के पुत्र हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव लड़ने की कवायद का जो है वो घोषणा कर दी है और उन्होंने कांग्रेस टिकट मांगने की भी बात कही। इसके अलावा दोस्तों 8वां नाम अगर हम देखें तो कार्तिक डूडी का भी नाम इसमें शामिल है और एक नाम शेर सिंह गोस्वामी का भी अगर ले ले तो दोस्तों ये 8, 9, 10
चेहरे ऐसे हो जाते हैं जो कांग्रेस की दौड़ में, टिकट की दौड़ में आपको दिखाई देते हैं। लेकिन सीरियस नाम और गंभीर नाम अगर हम मानकर चलें तो दोस्तों बढ़िया परिवार, जयदीप रुडी और स्वयं बलवान पूनिया विधायक महोदय 3 हैं। और अगर बागडोर कांग्रेस की जो प्रदेश स्तर पर है सचिन पायलट के हाथ में रहती है तो इसमें चौथा नाम प्रभावशाली रूप से संदीप डूकिया का जुड़ जाता है। इसके अलावा हम किसी कैंडिडेट को ज़्यादा प्रभावशाली कांग्रेस की टिकट की दौड़ में नहीं मानते। तो दोस्तों ये कांग्रेस की स्थिति, पोजीशन हो सकती है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं हम भाजपा की तरफ से। तो संजीव बेनीवाल एकमात्र नाम आ रहे थे, ऐसा हम भी आपको लगातार बता रहे थे, लेकिन अब स्थितियां कुछ बदलने लगी। और दोस्तों ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि लगातार भादरा जैसे राजनीतिक वाले क्षेत्र में एक ही नाम हो और उसके साथ कोई नाम ही ना आए, ऐसा संभव नहीं होता। और दोस्तों अभी तो 2 साल का समय है, लेकिन अभी भी नाम एक आ चुका है। वो नाम है दोस्तों नौर के जो रामकिशन भाकर है, उनका नाम आया है। रामकिशन भाकर ने दोस्तों संपर्क करना भी प्रारंभ कर दिया है। जिस प्रकार से रामगढ़, परलिका, गोगामेडी आदि ये क्षेत्र जो है नौर तहसील के अंतर्गत आता है, जो कि विधानसभा भादरा में पड़ता है, इन 6-7 गांवों में जरूर रामकिशन भाकर का प्रभाव माना जाता है। लेकिन दोस्तों शेष भादरा में रामकिशन भाकर के लिए टेढ़ी खीर है यहाँ की राजनीति। और अगर टिकट की दौड़ में वो रहते भी है और टिकट लेकर भी आते हैं तो हर्ष मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ जमानत के भी लाले पड़ सकते हैं भाजपा टिकट को अगर रामकिशन भाकर पर भाजपा दाव खेलती है। तो दोस्तों इसके अलावा बजरंग सारण भी है, उन्होंने पत्ते वैसे तो नहीं खोले हैं कांग्रेस, भाजपा या बसपा या किसी से, लेकिन उनकी चर्चाएं जो चल रही है वो RLD जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उनसे वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं, चर्चाएं क्षेत्र में हमने सुनी है। तो बजरंग सारण है, वो भी एक चेहरा है। लेकिन यहाँ अगर सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करें तो उसके बाद में निष्कर्ष पर पहुंचे तो संजीव बेनीवाल के दूर दूर तक, कोसों दूर तक कोई दोस्तों यहाँ मुकाबले में दिखाई नहीं देता। और संजीव बेनीवाल एकमात्र ऐसे उम्मीदवार भाजपा की टिकट की दौड़ में हमें दिखाई देते हैं जिनकी टिकट में कोई रुकावट हमें दिखाई वर्तमान में तो नहीं देती है। आगे क्या समीकरण होता है हमारी नजरें बनी रहेगी, हम जरूर आपको इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताएंगे। अब चर्चा हम बसपा की करें तो दोस्तों पहले पूर्व में महंत रूपनाथ ने चुनाव लड़ा था और 16,000 से अधिक वोट भी बसपा की टिकट से प्राप्त किए थे। लेकिन दोस्तों इस बार क्या फिर महंत रूपनाथ बसपा की टिकट से भाग्य आजमाएंगे, इस दौड़ में आएंगे? अभी तक उनके नाम की कहीं कोई चर्चा हमें सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन एक नाम बसपा की टिकट से हमारे पास आया है और वो नाम है दोस्तों मार्च में संभवतः सुखदेव सिंह शेखावत जो है वो अपना अभियान प्रारंभ करना चाहते हैं भादरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए। तो दोस्तों ऐसा ये नाम आया, कोई किसी प्रकार की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम छोटी सी समीक्षा करें, बताएं, विश्लेषण करें इसके मायने क्या है दोस्तों आपको बताएं तो ठीक है। 2013 में सुखदेव सिंह शेखावत ने बसपा की टिकट से चुनाव लड़ा था और 33,666 के करीब लगभग वोट भी लिए थे। उसके बाद में वो लगभग 4-5 साल तक सक्रिय राजनीति से दूर भी रहे हैं। तो कुल मिला के अब अगर दोबारा आते भी है तो दोस्तों इस दौरान सुखदेव सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के रूप में एक ऐसा संगठन तैयार कर लिया है जो पूरे भारत में कहीं ना कहीं 22 से अधिक राज्यों में दोस्तों विस्तार लिए हुए हैं। और इस संगठन के एकमात्र सबसे बड़े शिरोमणि दोस्तों प्रमुख जो बने हुए हैं, मुखिया बने हुए वो सुखदेव सिंह शेखावत। इनके इर्द गिर्द पूरे संगठन की जो कवायद है, बागडोर है दोस्तों, वो घूमती रहती है और लाखों करोड़ों लोग दोस्तों इस संगठन से जुड़ चुके हैं। और ये गैर राजनीतिक संगठन अभी तक रखने में कामयाब भी रहे हैं सुखदेव सिंह शेखावत। तो कुल मिला के क्या वो फिर से बसपा जैसी पार्टी का ठप्पा अपने इस विशाल संगठन के ऊपर लगाना पसंद करेंगे? तो दोस्तों हमें नहीं लगता कि सुखदेव सिंह शेखावत बसपा की टिकट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके संगठन को इससे कुछ धक्का लगने की उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि पूरे भारत में उनकी छवि जो है एक बार प्रकार से गैर राजनीतिक संगठन के रूप में रही है। बेशक वो अशोक गहलोत के नज़दीकी बने हुए हैं काफ़ी लंबे समय से और कभी उनको वसुंधरा राज्य का भी नज़दीकी माना जाता था। तो सुखदेव सिंह शेखावत पर अभी हम कोई स्पष्ट आपको कुछ ठोस निर्णय नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी जब उनसे मुलाकात होगी, बात होगी और जो तस्वीर है वो क्लियर होगी तो उसके बाद में हम विस्तार से आपको
इसके बारे में जरूर बताएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं माकपा की। तो माकपा की टिकट से बलवान पूनिया विधायक बने हैं भादरा क्षेत्र में, और अगर उनको कांग्रेस की टिकट दे दी जाती है तो माकपा क्या यहाँ पर कोई उम्मीदवार खड़ा कर सकती है? दोस्तों इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि बलवान फगेड़िया का नाम हमने काफी पहले सुना था। उनके मुख से इस प्रकार की बातें क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि अगर बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ते हैं तो बलवान फगेड़िया को माकपा जो है यहाँ टिकट देकर चुनाव लड़ाएगी। अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये भी बड़ी रोचक स्थिति पैदा होगी। दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। आगे की समीक्षा के लिए फिर से कल आपको इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों जल्दी से आपको नौर से मंडी के भाव बता देते हैं। आज दोस्तों मंडियों के भाव में नौर से शुरुआत करते हैं। सरसों के भाव 6400 रुपये प्रति कुंटल, मूंग के भाव 6540 और ग्वार के भाव 6800 रुपये और मोट के भाव 6455 रुपये रहे, जबकि मूंगफली के भाव 5505 रुपये प्रति कुंटल रहे। इसके अलावा दोस्तों तिल के जो भूरा तिल है दोस्तों उसके भाव 9080 रुपये और जो काला तिल है उसके भाव 11500 रुपये प्रति कुंटल रहे। और सिरसा मंडी में सरसों 6735 और नरमा 9600 प्रति कुंटल रहा, जबकि हिसार मंडी में सरसों 6750 रही और आदमपुर मंडी में सरसों दोस्तों 6785 रही। एलनाबाद मंडी में सरसों 6700 और नरमा 9500 रुपये रहा, जबकि कपास 7350, ग्वार के भाव 5801 और मूंग के भाव 6000, मूंगफली के भाव 4035 रहे। और गंगानगर मंडी में सरसों दोस्तों 6740 और जयपुर मंडी में सरसों 6720 रुपये प्रति कुंटल रही। तो दोस्तों ये रहे मंडी के भाव। अब जल्दी से हम आपको मौसम का मिजाज बताएं तो आज दोस्तों दिन भर बादलों का छाया रहना रहा और रुक रुक कर कुछ हल्की बूंदाबांदी जरूर आज हुई। आज कोई ज़्यादा बरसात नहीं हुई। कल जमकर बरसात जरूर हुई, 10 mm के लगभग भादरा कस्बे में बरसात हुई थी। और रात्रि को भी दोस्तों मौसम धुंधला बना रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 15 से 18 सेंटीग्रेड डिग्री तापमान भी रहेगा, लेकिन बरसात मात्र 0.2 mm की जो है संभावना व्यक्त की जा रही है, तो बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों कल 7 जनवरी को मौसम कैसा रहने वाला है? 13 से 17 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, 18 से 21 दोपहर को और शाम को 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और दोस्तों 100% बादल छाए रहेंगे, लेकिन शाम को कल बरसात होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। 5 से 6 मिलीमीटर तक बरसात कल शाम को भादरा इलाके में हो सकती है। उसके बाद में रात्रि को मात्र बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा बरसात रात्रि को नहीं बताई गई है मौसम विभाग द्वारा। तो रात्रि को 13 से 15 डिग्री टेम्परेचर कल रहेगा। 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। 100% बादल कल भी सुबह से लेकर रात्रि तक छाए रहने वाले। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।